आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बढ़िया रिपोर्ट्स पर भी। क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में भारतीय मूल के 28 लोग इस महामारी के दौरान अलग अलग देशों की सरकारों में टॉप पोजीशंस पर हैं। इनमें से एक डॉक्टर विवेक मूर्ति है, जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की कोविड टास्क फोर्स को को-चेयर करने वाले हैं। हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए, अब आज के कोरोना कवरेज में हम बात करने वाले हैं कि क्या स्लीप हार्मोन से बनी दवा कोरोना से लड़ेगी। फिर बताएंगे कि वो कौन सा फल है या कौन से जूसेस हैं जिसका सेवन करने से कोरोना से लड़ने में मदद मिल सकती है। साथ ही बात करेंगे क्या है नई कोरोना टेस्टिंग किट RT-LAMP टेक्नोलॉजी। और आखिर में बात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले आपको देते हैं कोरोना पर देश दुनिया से जुड़ी अपडेट्स। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 44,879 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 87 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार सुबह 5.5 करोड़ के पार हो गया। 3,71,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,98,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,053 नए मामले सामने आए और 104 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 5 महीनों की बात करें तो एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। गुजरात में अब तक सर्दी, खांसी या सामान्य बुखार होने पर दिन में किसी भी वक्त कोरोना टेस्टिंग सेंटर पर जाकर मुफ्त में टेस्ट करवा सकते थे, लेकिन आज अहमदाबाद नगर निगम की ओर से मुफ्त टेस्टिंग के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। बदलाव के मुताबिक अब सिर्फ 100 डिग्री से ज्यादा बुखार वालों का ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगर वैक्सीन आ गई तो ये सबसे पहले उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आएगी। गुजरात और राजस्थान में आयुर्वेदिक संस्थानों के ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन पर तो काम हो ही रहा है, साथ में आयुर्वेदिक रिसर्च पर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने ऐसी कोरोना वैक्सीन तैयार की है जिस पर गर्मी या बढ़ते तापमान का असर नहीं होगा। वैज्ञानिकों का दावा है ये वैक्सीन हीट टॉलरेंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर भी वैक्सीन पर असर नहीं पड़ने देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 महीने तक रखा जा सकेगा। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी-फरवरी में राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने की आशंका जताई है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में ICMR के नियमों का पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है। और अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले एक दिन में यहाँ 1,40,000 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस में तैयार वैक्सीन स्पुतनिक V को ट्रायल में काफी हद तक कारगर पाया गया है। इस वैक्सीन को तैयार करने वाली फार्मा कंपनी RDIF के CEO ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन के डेटा एनालिसिस में पता चला है कि ये 92% प्रभावकारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत में उत्पादन करने वालों की पहचान कर ली गई है। इस संबंध में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर बताई थी कि फाइजर नाम की कोरोना वैक्सीन 90% प्रभावित साबित हुई है। लेकिन अब की जो खबर है वो ये है कि एक वॉलंटियर ने जब इस वैक्सीन का पहला डोज लिया तो उसे सिरदर्द, मांसपेशियों में और पूरे शरीर में दर्द और सीवियर हैंगओवर यानी नशे में होने जैसा महसूस हुआ है। फाइजर के पास क्लिनिकल ट्रायल के लिए 6 देशों में 43,500 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स हैं।
फिलहाल इतनी ही जानकारी है, आगे और अपडेट मिलने पर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन से बनी दवाई के बारे में, जो कोरोना से लड़ सकती है। तो कोरोना के इलाज के लिए शुरुआत से ही ऐसे बहुत सारी दवाइयां डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने सुझाई है, जिससे कोरोना से कुछ हद तक निपटा जा सके। जैसे रेमडेसिविर, फिरापिराविर और भी कई दवाइयां शामिल है। अब एक और स्टडी की गई है यूएस में। इस स्टडी का कहना है कि हमारे स्लीप हार्मोन, जिसका नाम मेलाटोनिन है, वो आने वाले दिनों में कोविड के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। ये मेलाटोनिन आसानी से दवाइयों की दुकानों पर उपलब्ध रहती है और उन्हें दी जाती है जो ढंग से सो नहीं पाते और जो इंसोमेनिया से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च PLOS बायोलॉजी जर्नल में छपी है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने बात की डॉक्टर फराह इंगले से, जो मुंबई फोर्टिस अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर है। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये मेलाटोनिन क्या होता है और हमारे स्लीप साइकिल से इसका क्या लेना देना है? हाँ, मेलेटोनिन एक्चुअली एक न्यूरो हार्मोन है जिसके मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं। अपने बॉडी में एक पीनियल ग्लैंड रहता है, उसमें से वो सिंथेसाइज होता है और उसका बहुत अहम रोल रहता है। मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं स्पेशली स्लीप साइकिल में, क्योंकि वो सर्केडियन रिदम पे एक्ट करता है। जो रिसेप्टर्स रहते हैं MT1 MT2 रिसेप्टर्स बोल के रहते हैं, तो उसके ऊपर एक्ट करके वो जो सर्केडियन साइकिल रहता है अपना, उसको चेंज करता है। तो प्राइमरीली वो पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है और जब डार्क पीरियड ऑफ सर्केडियन साइकिल बोल के रहता है, वहां पे वो एक्ट करके स्लीप साइकिल को अपना नॉर्मलाइज करता है। तो उसका जो पेशेंट जिसको नींद नहीं आती है बराबर से, या इवन जेट लैग में, बिकॉज दूसरे कंट्री में जाते हैं लॉन्ग ट्रैवल के बाद में, तो उनका सर्केडियन रिदम चेंज हो जाता है, टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, तो नींद आना मुश्किल हो जाती है शुरू में। तब हम ये मेलेटोनिन जो न्यूरो हार्मोन है वो देते हैं पेशेंट्स को। तो बेसिकली इट्स अ न्यूरो हार्मोन। ओके। हाँ, तो डॉक्टर, जिस रिसर्च पे हम बात कर रहे हैं वो रिसर्च कह रही है कि आगे वाले दिनों में मेलेटोनिन जो है वो कोविड के इलाज में कारगर साबित हो सकती है। आपके हिसाब से इसमें ऐसी क्या खास बात हो सकती है कि ये कोविड से मतलब कोविड में हेल्प कर सकता है लोगों की? जैसे आपको मैंने बताया कि उसके मल्टीपल रोल्स है, मल्टीपल फंक्शंस है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है एक, उसमें से एक एंटीवायरल एक्टिविटी भी है। उसकी जो एक्टिविटीज है उसमें अहम है एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एंटी एक्साइटेटरी एक्टिविटी और प्लस स्लीप इनिशिएशन। ये सब इम्यूनो रेगुलेशन प्रॉपर्टी के वजह से है। तो कोविड क्या है? कोविड इन सभी चीजों का ही खेल है। बेसिकली कोविड में वायरस है वो एक SARS-CoV-2 वायरस, जिसे कोविड-19 वायरस कहते हैं। उसके वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। कोविड के वजह से पूरे शरीर में सब ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है और ये सब चीजों की वजह से पेशेंट फिर साइटोकाइन स्टॉर्म में जाता है। उसमें लंग इंजरी होती है, दैट इज एक्यूट लंग इंजरी, और ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो मेलेटोनिन का एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज यानी इन्फ्लेमेशन जो पूरे बॉडी में हो जाता है कोविड के वजह से, उससे भी अगेंस्ट मेलेटोनिन एक्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है मेलेटोनिन के, और प्लस एक्यूट लंग इंजरी और ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से भी वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कोविड में वो कारगर साबित हो सकता है। ये सब जो भी होता है कोविड में, जो भी कोविड की फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी है, उस सब को वो टैकल करता है। तो यही सब रहता है कोविड में और सबके अगेंस्ट वो एक्ट करता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो काफी कारगर साबित होगा। अभी ऐसा देखा जाए कि अगर वो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं 8 हफ्ते के लिए कोविड के, तो उनके जो लैब पैरामीटर्स है, जैसा CRP है जो कोविड में बढ़ जाता है, IL-6 लेवल्स है जो कोविड में बढ़ जाते हैं, और बाकी के जो लैब पैरामीटर्स है वो सब मेलेटोनिन देने से कम होता है। CRP अगर कम हो जाता है, IL-6 लेवल्स अगर कम होते हैं, तो साइटोकाइन स्टॉर्म से में जाने से पेशेंट बच सकता है। तो ये सब मेलेटोनिन के सब फायदे हैं जो इन्हें पॉजिटिव इफेक्ट्स है, और यही सब पैथोलॉजीज कोविड में होती है। इसलिए हमें लगता है कि कोविड में काफी काम कारगर रहेगा, हेल्प करेगा।
तो डॉक्टर, ये जो दवाई है आप बोल रहे हैं कि जिनको नींद अच्छे से नहीं आती आप उन्हें ये दवाई प्रिस्क्राइब करती हैं, तो ये ओवर द काउंटर भी मिलती है, तो क्या इसे समय समय पर लेना सही होगा? हाँ, तो उसके एक्चुअली क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो सेफ मेडिसिन है, इसलिए तो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है वो। अगर ज्यादा डोज में भी दे देंगे आप 1 महीना 2 महीने तक, तो भी यूजुअली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो सेफ है। कोई बीच में लेगा तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा उससे। पर इसको प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे लेना चाहिए ना, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब एक्चुअली तो एक्चुअली तो कोई भी दवाई प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे ही लेना चाहिए। कोई भी दवाई अंडर डोजिंग या ओवर डोजिंग बराबर नहीं है। किसी को भी कोई भी दवाई के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और जब तक हम लेते नहीं हमें पता नहीं रहता कि कौन सी दवाई हम पे कैसी एक्ट करेंगी। बट यूजुअली जो देखा गया है, ये दवाई से यूजुअली साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं। ज्यादा डोज में भी ज्यादा दिन तक भी अगर वो चले जाती है मेडिसिन, तो भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हम लोग तो नॉर्मली इसमें हम जो डोज रिकमेंड करते हैं वो 6 मिलीग्राम हर रोज 8 हफ्ते तक का कोविड में रिकमेंड करते हैं। लेकिन अभी 1 ग्राम तक का भी और 1-2 महीने तक भी दिया हुआ डोज से कोई प्रॉब्लम्स अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए ये सेफ है एंड इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन बोल के बिकती है। ओके, तो एनीवेज कोई भी दवाई तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर, जैसे अभी तो फिलहाल कई दवाइयां आई हैं, इसमें रेमडेसिविर है, और भी कई दवा, हाँ, तो ये लेकिन वो आई गई और इसके मतलब बेनिफिट्स पे, उनके एफिशिएंसी पे जो है सवाल उठते रहे हैं। तो ये जो रिसर्च है जो मेलेटोनिन के ऊपर की गई है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में किस हद तक ये क्रेडिबल मानी जा सकती है? ये देखो, जो SARS-CoV-2 या कोविड-19 वायरस है, वो तो अभी नया वायरस है। वो तो हम इंसान को दिसंबर 2019 से ही इसके बारे में पता चला है। उसकी तो अभी तक फर्स्ट बर्थडे भी नहीं हुई है, तो इतनी जल्दी बताना बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी, अब जो भी दवाइयां यूज हो रही है कोविड के अगेंस्ट, एक तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल ड्रग बोल के लेते हैं या रीपर्पस ड्रग बोल के रहते हैं। यानी ये रेमडेसिविर भी दूसरे वायरसेस के अगेंस्ट पहले यूज हो चुकी है, फेविपिराविर भी दूसरे वायरसेस के अगेंस्ट यूज हो चुके हैं, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दूसरे प्रॉब्लम्स में यूज किए हैं। वही सब दवाइयां हम लोग यहाँ पे ट्राई किए हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस ही था, और जैसे हम कभी 1 साल तो अब दिसंबर में होगा, तो एक्सपीरियंस से समझ रहा है कि ये दवाई से इसे फायदा हो सकता है। बट इट इज टू अर्ली टू से। 1 साल में आप सब नहीं बता सकते। अब पहले बोलते थे कि एचसीक्यूएस अच्छा है, बाद में बोल रहे थे कि एचसीक्यूएस का कोई फायदा नहीं है। रेमडेसिविर पेशेंट के सिम्टम्स कम करते हैं, लेकिन मोर्टेलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। फेविपिराविर मॉडरेट टू सीरियस पेशेंट्स में इफेक्ट नहीं करता है। और बेसिकली अगर वायरल इन्फेक्शन है और अगर ज्यादा सीवियर नहीं है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है बिना कोई दवाई दिए भी। अब ये भी मेलेटोनिन भी जो पेशेंट्स में ट्राई किए थे, क्लेवलैंड क्लिनिक में किए थे और कई जगह पे रिसर्च किया है इसके ऊपर, उसमें वो लोग ने साथ में विटामिन डी, जिंक वगैरह भी दिया है। अब विटामिन डी और जिंक को भी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ऐसे इम्यूनिटी बूस्ट होती है एंड एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट रहते हैं। तब उसकी वजह से फायदा हुआ है या ओनली मेलेटोनिन के वजह से फायदा हुआ है या दोनों का मिलके हुआ है, बोलना डिफिकल्ट है। तो अभी कोई भी हम लोग ऐसा शॉर्ट नहीं बोल सकते कि यही दवाई से ये हुआ है, बिकॉज इट इज टू अर्ली टू से। अभी ये प्रॉब्लम शुरू होके 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स हम लोग को समझेगा एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह हमें जानकारी देने के लिए। अब लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने और बचने से लेकर हर रोज नए रिसर्च सामने आते रहते हैं, कभी उसकी दवाइयों पर तो कभी उसकी वैक्सीन पर। वहीं कुछ दिनों पहले एक स्टडी और सामने आई है कि कुछ ऐसे खास फल और जूस है जिसके सेवन से कोरोना के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिल सकती है। इस स्टडी को हमारी सहयोगी साक्षी ने पढ़ा है, तो उन्हीं से पूछते हैं
जी साक्षी, बताइए। जी प्रतीक। प्रतीक, ये रिसर्च जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी यूएलएम यूनिवर्सिटी की है, जो कि जर्मनी में है। इस स्टडी में कई सारे जूसेस के बारे में बताया गया है कि कैसे वो वायरसेस के खिलाफ लड़ती हैं। तो इस स्टडी में ये बताया गया है कि ग्रीन टी, क्रेनबेरी जूस और पोमोग्रेनेट यानी अनार का जो जूस है, इनमें सार्स कोविड वायरस से लड़ने की काफी अच्छी क्षमता होती है। क्योंकि जब वहाँ के साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने इन्फेक्टेड यानी कोविड इन्फेक्टेड सेल्स पर ग्रीन टी और जूसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो ये चीजें कोविड वायरस से बचाने में काफी कारगर साबित हुई। जी साक्षी, ये तो बात हो गई कि हमें क्रैनबेरी या फिर अनार और ग्रीन टी का सेवन करना है, लेकिन एग्जैक्टली और भी डिटेल होगी स्टडी की, तो थोड़ा आप इस स्टडी को और डिटेल में समझाएं। जी प्रतीक, इस स्टडी में पहले तो साइंटिस्ट ने कई तरह के हर्बल सब्सटेंसेस लिए हैं और उन्हें साथ में मिलाया है, और फिर इन्हीं हर्बल सब्सटेंसेस में उन्होंने 3 तरह के वायरस भी मिलाए, जिनमें से पहला इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, दूसरा एडिनो वायरस और तीसरा सार्स कोव 2 वायरस। और कुछ देर के लिए इन सभी चीजों को मिलाकर रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दिया था। बाद में इसके रिजल्ट में चोकोबेरी का जो जूस है वो 3000 टाइम इन्फेक्शन को डिक्रीज करते हुए देखा गया। वहीं अनार का जूस और ग्रीन टी से इन वायरसेस की इन्फेक्टिविटी पर 10 गुना तक असर देखने को मिला। और प्रतीक, रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि बाकी 3 वायरसेस की तुलना में कोविड वायरस ने ज्यादा देर तक अपने इन्फेक्शन को बनाए रखा था एक्सपेरिमेंट के दौरान। मतलब कोव वायरस ये ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, मगर इन जूसेस ने अपना असर जो है वो इन वायरसेस पर भी दिखाया और 80 से 97% तक इस सार्स कोव वायरस को इनएक्टिवेट करने में काम किया, ग्रीन टी और जूसेस ने। जी, लेकिन साक्षी, इसका सेवन किस तरह से किया जाए, मतलब एग्जैक्टली इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? जी प्रतीक, इस स्टडी को लिखने वाले ऑथर्स कहते हैं कि जितना हो सके हमें इन 3 फलों का जो है बहुत अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए, जो कि है अनार, क्रेनबेरी और चोकबेरी। अपने डाइट में हमें इन्हें अच्छी तरह से शामिल करना चाहिए और ग्रीन टी और इन फ्रूट्स के जूसेस से गार्गल यानी गरारे भी करने चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस के इफेक्ट पर काफी हद तक अच्छा काम करता है और स्पेशली जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन्हें इन जूसेस और फलों का जरूर सेवन करना चाहिए। धन्यवाद साक्षी। तो ऐसी कई स्टडीज आती है जो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज तक रेडियो किसी भी स्टोरी पर दावा नहीं कर सकता कि वो 100% सही है। अब एक नई कोरोना टेस्टिंग किट आई है, उसके बारे में जानते हैं। हाल ही में आईसीएमआर ने पूरे भारत में RT-LAMP टेक्नोलॉजी आधारित एक नए टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग किट नमूनों की जांच बहुत जल्द करने और सही रिजल्ट देने में काफ़ी सहायक साबित हुई है। आईसीएमआर की मंजूरी के बाद कोच्चि की एक कंपनी ने इसके उत्पादन और इसके खूबियों को लेकर कुछ ऐलान किए हैं। इसी को मैंने समझने का प्रयास किया हमारी सहयोगी खुशबू से। जी खुशबू, तो सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा कि इसको लेकर कंपनी ने क्या कुछ जानकारी दी है, उन्होंने क्या कहा है, और फिर ये आखिर जो RT-LAMP टेक्नोलॉजी है ये क्या है और ये टेस्टिंग प्रक्रिया में कैसे मदद करने वाली है? हाँ प्रतीक, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगप्पी डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड एक कोची बेस्ड कंपनी है और इसी कंपनी ने दावा किया है कि भारत में वो पहली ऐसी कंपनी है जो अगले महीने तक करीब 10 लाख RT-LAMP बेस्ड टेस्ट किट जो है वो उपलब्ध करा पाएगी। अब जहाँ तक इस टेस्ट किट का सवाल है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है थॉमस जॉन। उनका कहना है कि RT-LAMP बेस्ड टेस्ट किट कम समय में प्रभावी परिणाम देने में सक्षम है और इससे ज़्यादा टेस्टिंग के बोझ से जो सार्वजनिक अस्पताल जूझ रहे हैं उन्हें भी आराम मिल पाएगा। क्योंकि दरअसल अभी जो भी टेस्ट होते हैं प्रतीक, ये तो हम सब जानते हैं कि उसका रिज़ल्ट आने में जो है वो काफ़ी देर लग जाता है। ऐसे में हर दिन नए जांच और फिर पुराने के टेस्टिंग में चीज़ें जो है वो बैकलॉग में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा समय जो है वो खिंच जाता है। ऐसे में कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नियत समय पर टेस्टिंग के रिज़ल्ट मालूम किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि इस टेस्टिंग प्रक्रिया के ज़रिए
10 मिनट में इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि सैंपल पॉजिटिव है या नहीं। कंपनी ने साथ में ये भी कहा है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के साथ मुस्तैदी से काम करेगी ताकि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा सके, और ये तो हम सभी जानते हैं कि टेस्टिंग ही वो कारगर ज़रिया है जिसके माध्यम से हम कोरोना के प्रसार को सीमित कर सकते हैं। खुशबू, मुझे इसके इस्तेमाल को लेकर भी पूछना है कि क्या कैसे क्या काम होगा, और हाँ, इसके खर्च को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कंपनी ने क्या कुछ कहा है? हाँ प्रतीक, बिल्कुल। उनका कहना है कि इस उपकरण या इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है और लैब कर्मचारियों को इस संबंध में कोई मुश्किल नहीं आएगी। एक और ख़ास बात की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि इस टेस्टिंग प्रक्रिया के न्यूनतम निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की आवश्यकता है। यानी इस पूरे टेस्ट किट में, उसको बनाने में, उसको रखने में जो है बहुत ही कम खर्चा आएगा। तो ऐसे में देश के दूर दराज के गांवों में इसके प्रोटोकॉल को अपनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और वहाँ टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसको भी रफ्तार मिल सकेगी। जी शुक्रिया खुशबू। और अब मुलाकात करते हैं एक कोरोना सर्वाइवर से। इनका नाम अभिषेक चौबे है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया से है। कोरोना ने इनको भी चपेट में ले लिया था। इन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया है। हमारे सहयोगी शुभम ने इनसे बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अभिषेक, शुरुआती दिनों में किस तरह के सिम्टम्स को देखकर आपको ऐसा लगा कि आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए? जी, वैसे कोई विशेष सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हालांकि कुछ लोग मेरे साथ थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि आप भी अपना टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद मैंने भी अपना टेस्ट कराया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो पता चला कि पॉजिटिव हूँ। हालांकि कोई विशेष सिम्टम नहीं थे, लेकिन 2-3 दिनों बाद मतलब सिम्टम्स उभर के आने लगे, हल्का फुल्का बुखार, थकावट। इसके बाद फिर मैंने अपने आप को मतलब हॉस्पिटल गया और फिर आगे संपर्क किया। अच्छा, तो दरअसल जैसे कि होता है कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुछ चिंताएं हो जाती हैं, तो क्या आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी कोई चिंताएं रही शुरुआती दिनों में, और क्या कुछ तकलीफें थी जिससे आपको 2-4 होना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल चिंताएं थी। एक मतलब जो कोरोना हुआ था उसके बाद से एक लोगों के मन में एक सामाजिक स्टिग्मा बैठ गया था, सोशल स्टिग्मा, जी। जो जिन लोगों को कोरोना हो जा रहा था, लोग उनसे डिस्टेंस बना रहे थे। एक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर मतलब कोरोना पॉजिटिव अगर मैं पाया जाता हूँ, तो जो वहाँ का प्रशासन था वो उसके घरों के आगे कुछ पोस्टर लगा दे रहा था या लिख दे रहा था। उसके बाद से लोग डिस्टेंस मेंटेन करने लग जा रहे थे और सोशल आइसोलेशन की स्थिति आ जा रही थी। और एक दूसरी चीज ये भी थी कि जैसे जिन लोगों के घर में मतलब कोरोना हो गया, उसकी फैमिली भी डिस्क्रिमिनेटेड हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं किसी दुकान पे जाना है, तो वो दुकानदार मतलब हिचकिचाएगा या वो आपको यहाँ आने नहीं देगा। तो इस तरह की स्थितियां थी। दूसरा जो मेन समस्या ये थी कि मैं एक रिमोट एरिया से था जी। अस्पतालों की बहुत कमी थी, और अगर अस्पताल भी थे तो उनमें मतलब लापरवाही जैसी चीजें थी, क्योंकि वहाँ उतने बेड नहीं थे, उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो ये तमाम सारी चिंताएं थी जो मन में थी कि मतलब किस तरीके से किया जाएगा डील, किस तरीके से हम ठीक हो पाएंगे। कुछ चीज ऐसी भी लग रही थी कि मान लीजिए हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और वो लोग लापरवाही करते हैं या फिर किसी और तरह की समस्या का सामना करना पड़ जाए, तो एक ये भी कई सारी चिंताएं थी ऐसी। तो अभिषेक, आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे या होम आइसोलेशन में थे? जी नहीं, पहले तो मतलब मेरा विचार था कि मैं होम आइसोलेशन में रहूं, लेकिन कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन बाद मतलब स्थितियां जैसे बिगड़ी, उसके बाद फिर मैंने आपको लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया। अच्छा अच्छा, तो वहाँ अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्था थी, और मैं ये समझना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से आपको किसी तरह की सुविधा दी गई और क्या कुछ था उसका? जी देखिए, अस्पताल में मतलब काफी बेहतर सुविधाएं थी। जी। डॉक्टर यहाँ पे समय समय पे आते थे, ठीक तरीके से इलाज किया जाता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। और प्रशासन की तरफ से मतलब किसी मदद की तो ऐसा कुछ भी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिला। हालांकि जो अस्पताल अथॉरिटी थी, हॉस्पिटल अथॉरिटी थी, उसने मतलब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखी थी। मैं मतलब 10-15 दिन तक मतलब अस्पताल में रहा था और डॉक्टर विभिन्न प्रकार की दवाइयां दे रहे थे मेरे। हाँ, एक और जब वहाँ पे अस्पताल में भर्ती होने में एक और मेन डर ये था कि जब आपके आसपास कुछ लोग मरते हैं तो आपके दिमाग में डर आने लग जाता है। जी। मेरा बेड जहाँ पे था उसके आसपास 2-3 लोगों की मृत्यु हुई, तो मेरे अंदर भी एक डर बैठ गया था। उसके बाद मैंने भी 10-15 दिन बाद जैसे ही मुझे लगा कि मेरी स्थिति ठीक हो रही है, जी जी, अब मैं लौट सकता हूँ, तो मैंने अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया और उसके बाद फिर मैंने होम आइसोलेशन में 10-15 दिन बिताया। अच्छा अभिषेक, अब तो आप लगभग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं? जी हाँ, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए ये बताएं
कि बीमारी के बाद आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके की बीमारी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और क्या कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है लोगों को? इस संबंध में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीमारी अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो सकता है। और अच्छा। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, जो कि मैं नहीं चाहता कि किसी और को फेस करना पड़े, जो कि मेरे साथ हुआ। जी। बस मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें और जो भी मिनिस्ट्री द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है उन सभी गाइडलाइंस को मतलब पूरा करें। और वो जो गाइडलाइंस है, मुझे लगता है कि मतलब काफी अच्छा रास्ता है अपने आप को कोरोना से बचाने का। और इसके अलावा अगर जरूरत हो तभी बाहर जाएं, और अगर बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, और मतलब जो भी चीजें बताई गई हैं सरकार की तरफ से उन चीजों को फॉलो करें, तब आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, और जो एक डर भी है लोगों में कि कोरोना हो जाए तो फिर हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी कुछ है क्या? जी हाँ, ये लोगों के मन में बहुत डर है। जैसे कि मैंने ही बताया कि मतलब जब मैं अस्पताल में भर्ती हुआ, मेरे आसपास में मतलब जब 2-3 लोग मरे, तो एक अंदर से और डर आ गया। तो बीमारी से ज्यादा वो डर खाया जा रहा था कि कहीं मतलब जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, कहीं मैं भी ना चला जाऊं। अच्छा, तो ऐसा डर की कोई आवश्यकता है या नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे डर की आवश्यकता नहीं है लोगों में, और स्पेशली उन लोगों में जो यंग है या फिर जिनका जो फर्टिलिटी रेट जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम है। तो जो लोग यंग हैं, जो लोग हेल्थी हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन वो तुरंत रिकवर कर जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। दिक्कत उन लोगों के लिए है जो पहले से कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं और जिनका मतलब इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये डर की बात है, और जो लोग वृद्ध हो चुके हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए ज्यादा। अभिषेक, आपको पूरी आज तक रेडियो की टीम की ओर से शुभकामनाएं। दोस्तों, कल दिवाली है लेकिन साथ में कोरोना भी है, ये ना भूलिएगा। तो ध्यान रखें, जहां पटाखे जलाना प्रतिबंधित है वहां नियमों का सख्ती से पालन कीजिए, क्योंकि पटाखे सिर्फ प्रदूषण में ही अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, वो ऐसी जहरीली हवा भी निकालते हैं जो कोरोना के मरीजों को तकलीफ दे सकती है। तो आज की इस कवरेज को हम यही विराम देते हैं और फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि ध्यान रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो आज का कोरोना कवरेज आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।